हेलो बच्चों। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। है ना। ये जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बीएसबी बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारा एमसीक्यूज आपको अच्छे से करना है देख देख के। एमसीक्यू अगर आपका अच्छा हुआ तो एग्जाम एकदम से अच्छा जाएगा। तो चलिए इसका हम पार्ट वाइज देखते हैं एमसीक्यूज। पार्ट ए है करंट एंड करंट डेंसिटी पर। चलिए, कहता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। का एसआई यूनिट क्या हुआ? पहले करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं और ये होता है आई बाय ए फॉर्मूला। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी पुराने समय में करंट किधर माना जाता था? तो पुराने समय में माना जाता था प्लस से माइनस की ओर, जबकि रियल चीज है कि ये माइनस का ही फ्लो होता है, लेकिन आज भी हम लोग मानते हैं कि ये प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ये होता है आई बराबर क्यू बाय टी। अब यहां से डिफिनेशन देख लो। ये क्या है? चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज का फ्लो जो होता है पर यूनिट टाइम में, इससे इसको डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू बराबर आई बराबर क्यू बाय टी और आई आई बराबर क्यू बाय टी। अच्छा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका होता है एम्पियर, है ना। तो इसका होता है ए, यानी राइट आंसर होगा ए। चलिए, विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब सीरीज में लगाया जाता है ना, जब सीरीज में लगाते हैं रजिस्टर को, तो क्या सेम रह जाता है? सब जगह से जो करंट पास होता है वो सब जगह से सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखिए, एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है तो ये फ्लो में आ जाता है। तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, है ना, जिसको ए से दिखाते हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज करंट इन ए कंडक्टर। करंट का सोर्स ही कौन है? तो करंट का सोर्स किसी भी, है ना, वायर में अगर कोई है तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और वो, है ना, करंट को देने लगता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, यानी जितना ज्यादा ये होगा ये भी उतना ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। A wire has cross sectional area A and current I. What is current density? Then current density is equal to I by A, है ना। यानी इसका एम्पियर और नीचे का एरिया, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी I बाय ए। आई बाय ए यानी राइट ऑप्शन होगा आई बाय ए, और ये इसका एसआई यूनिट होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोलता है विच इक्वेशन रिलेट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का क्या संबंध है? तो ये होता है भी वीना। आई बराबर याद रख लीजिए, है ना, शॉर्ट में भीना, VENA, भीना के द्वारा ये जुड़ा रहता है और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई बराबर भीना, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
विच फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर, कौन सा स्केलर है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली देखा जाए तो टेंसर होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये थर्ड जो होता है वेक्टर एडिशन को पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए पार्ट बी, ये है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस पर बेस्ड, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम्स लॉ कब लागू होता है? तो ओम्स लॉ याद रखिएगा लो टेम्परेचर पर एंड लो करंट पर ही सिर्फ लागू होता है, हायर पर ये काम नहीं करता है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का कॉन्सेप्ट लो करंट पर चलता है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम के नाम पर ही रखा गया है। चलिए थर्ड नंबर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस किस पर है? तो एल के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a का। इसका मतलब है ये दोनों को फिर मिलाओगे आप तो ये हो जाएगा आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इसका ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म करोगे तो L/A, ये इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं लेंथ का, है ना? लेंथ का प्रोपोर्शनली, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच क्वांटिटी इज ए स्केलर, कौन सा स्केलर है? अभी तुरंत चर्चा हुआ इलेक्ट्रिक स्केलर। विच क्वांटिटी इज ए स्केलर अमंग दीज, है ना? कौन सा स्केलर है? इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये, है ना? तो इसमें ये भी होगा और बी, ए और बी दोनों ही सही है। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? तो रजिस्टिविटी का डिफिनेशन ही कैसे दिया जाता है, इसी फॉर्मूला से देते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एल बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है, ए बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर। तब यहाँ से रो बराबर निकलता है आर, रो बराबर आर। यानी जब 1 मीटर का तार हो, 1 मीटर का तार हो और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जब 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को रजिस्टिविटी करते हैं और ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए विच फॉर्मूला डिफाइंस रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कौन सा फॉर्मूला द्वारा दिखाया जाता है? तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा, देखो ऊपर ही हम लोग किए हैं R बराबर रो L/A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/L, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर हो जाएगा सी, रो A/L/A। A wire of resistance R, a wire of resistance R is stretched its length, लेंथ में इसको डबल कर दिया गया, है ना? तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो अगर किसी भी वायर का, अगर आप क्या करते हैं, ये वायर ऑफ, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, है ना? यानी आर बराबर रो L/A है, अगर आप इसको डबल करते हैं, है ना, तो एरिया पर भी तो असर कर जाएगा। तो एरिया देखिए स्क्वायर में चला जाएगा, तो इस एरिया चूंकि स्क्वायर का चीज है तो ये हो जाएगा इसका, है ना? तो कुल मिलाकर हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ 4R के बराबर होगा, 4R के बराबर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। देखो एक चीज समझने वाली बात है यहाँ, पहले ये समझ लो। अगर आपने, अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस, if a wire of resistance R is stretched to double its length, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए बिना इसके बदले हुए,
वॉल्यूम को, तो ये हो जाता है आर बराबर एल स्क्वायर के बराबर होगा। अगर इसको डबल आप किए, डबल करने का मतलब है टू का स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा 4 टाइम्स। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए द रेस, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस, ऑप्शन सी। ए वायर हैज resistivity rho, if length is doubled and area becomes half, then resistance becomes, देखो अगर पहले तो समझो आर बराबर कितना है, आर बराबर है रो एल बाई ए। अब अगर इसको हम लोग कर रहे हैं डबल, है ना, इसको कर रहे हैं इफ लेंथ इज डबल, तो लेंथ डबल, और एरिया कर दे रहे हैं हाफ, एरिया कर दे हैं हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा कितना रो, और यहाँ कितना हो जाएगा 4L बाय ए। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हैं, आर बाई आर डैश, तो कुल मिला के क्या निकलेगा, रो एल बाय ए निकलेगा। अब यहाँ ये जाएगा ये ऊपर, तो यहाँ जाएगा रो एल, अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, तो कैंसिल करने पर आ जाएगा एल एल कैंसिल, ए कैंसिल, रो कैंसिल, यानी यहाँ कितना मिला 4 टाइम्स, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर रजिस्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टर ये मेटल का चीज है, रजिस्टिविटी क्या हो, रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा अगर आपका, है ना, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा मेटल का, लेकिन नॉन मेटल में उल्टा होता है, तो यानी हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट सी, पार्ट सी, और ये है रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बेस्ड पर। चलिए देखते हैं, बोलता है द रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर करेगा, क्योंकि तो सेफ साइड से कोई मतलब होता नहीं है। अच्छा रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आर बराबर है रो एल बाय ए, तो यहाँ से रजिस्टिविटी निकलेगा आर ए बाय एल, है ना। अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस का तो ओम है, इसका कितना है मीटर स्क्वायर है, और नीचे ओम क्या है मीटर है, तो ये और ये कट गया तो ओम मीटर होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो ये प्लस होता है, ये क्या होता है प्लस, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अच्छा नॉन मेटल रहता है तो घट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए और रेजिस्टेंस घट जाए, ऐसा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल में होता है ना। मेटल में दोनों एक साथ बढ़ता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, नॉन मेटल में ऐसा था, तो नॉन ये कॉपर मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, नॉन मेटल कौन सा है कार्बन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू रजिस्टर्स 3 ohm एंड 6 ohm इन सीरीज, रजिस्टर दोनों सीरीज में, सीरीज में सिंपली जोड़ देना चाहिए, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट 9 ohm के बराबर। टू रजिस्टर्स 3 ohm 6 ohm आर इन पैरेलल, अगर पैरेलल है तो 1/RP करके जोड़ना चाहिए, यानी रेसिप्रोकल करके जोड़ना चाहिए। अब यहाँ से आ जाओ तो हो जाएगा 18, और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9/18, तो हो जाएगा 1/2, तो पलट दो तो कितना हो जाएगा 2 ohm, कितना हो जाएगा 2 ohm, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अच्छा एक चीज गौर करो, सीरीज में देखो इसका और इसका दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 9 आया। अच्छा तो एक चीज गौर करो, ये इससे भी बड़ा होता है और इससे भी, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि पैरेलल में आप गौर करो तो 3 और 6 का आंसर कितना आ रहा है 2 ohm आया, तो याद रखना ये इसमें घट जाता है, तो अगर बढ़ाना हो तो सीरीज में लगाया जाता है और घटाना हो तो पैरेलल में लगाया जाता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है विच कॉम्बिनेशन गिव्स लीस्ट रेजिस्टेंस, किसमें रेजिस्टेंस घट जाता है। सीरीज अभी तुरंत बताया कि ये पैरेलल में घटता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स गिविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में लगा दो, आके लगा दो। रजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, रजिस्टिविटी किसमें किसमें बढ़ता है, ये मेटल में बढ़ता है ना, मेटल में। वाट सेमीकंडक्टर में भी घटता है। वाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना, यानी रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये होता है एल स्क्वायर। तो अगर ये इस वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहे, ये याद रखना, ये जो वॉल्यूम क्या रहे कांस्टेंट, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अगर ये ट्रिपल किया जाएगा तो 9 यानी 9 टाइम्स हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट डिपेंड है, नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी बेस्ड, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी बेस्ड। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पावर कंज्यूम बाय ए रजिस्टर, पावर कितना कंज्यूम करता है, तो पावर होगा V इंटू आई के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, एल आई इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होगा, तो देखो P बराबर होता है W बाय टी। अच्छा ये क्या होता है E बाय टी, तो ये E जो होता है ये होता है P इंटू टी। अच्छा अब पावर का क्या होता है V इंटू आई, तो वी आई टी हो जाएगा, यानी इसका अच्छा एस आई यूनिट पूछा है, तो एस आई यूनिट तो देखो एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स कहता ही है एनर्जी का हमेशा जूल ही होना है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है ए 100 वाट बल्ब रन्स फॉर 10 आवर, एनर्जी कंज्यूम क्या होगा, तो देखो P बराबर क्या होता है W बाई टी, और वर्क ही होता है एनर्जी के बराबर ये, तो E बराबर हमारा फॉर्मूला बनता है P इंटू टी। अब पावर कितना कंज्यूम कर रहा है तो वाट के बराबर, और यहाँ कितना है 10, तो कुल मिला के कितना आया 1000 वाट आवर आया, तो कुल मिला के हमारा आया 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर। अब 1000 को कह सकते हैं हम लोग किलो, तो 1 किलो वाट आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1000 को किलो करते हैं, 1 किलो वाट आवर, किलो मतलब ही होता है, किलो मतलब 1000, वाट आवर किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर, जब जूल में कन्वर्ट करेंगे। ये भी इज इक्वल टू 10, आई बराबर इतना, देन पावर इज इक्वल टू वाट, तो पावर तो होता है भी इंटू आई, इसका मतलब इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 टू 2 यानी 20। पावर फॉर्मूला ओनली इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, तो देखो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, है ना। अब हमको आई और आर में सबको बदलना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है आई, यहाँ क्या हो सकता है ये, तो आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए हीटर रेटेड 2 किलो वाट, हाँ 2 किलो, 2 किलो वाट वर्क फॉर इतना 2.5 आवर्स एनर्जी यूज्ड, तब एनर्जी कितने बराबर होगा, 2 किलो वाट है, तो हीटर का रेट कितना है, हीटर का रेट है ना, हीटर का रेट है 2 किलो वाट। अच्छा टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 2.5, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना होगा, तो एनर्जी में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी है ना कितना हो जाएगा 5, यानी 5 किलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी बराबर P इंटू टी, यानी 5 किलो वाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर वाट, तो देखो P बराबर क्या होता है ई बाई टी, तो एनर्जी बराबर फिर क्या होता है P इंटू टी, है ना, P इंटू
टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनिट ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी, कॉमर्शियल एनर्जी किसमें देखा जाता है? कॉमर्शियल एनर्जी देखा जाता है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर। इफ रेजिस्टेंस बिकम्स डबल कीपिंग वोल्टेज सेम द पावर विल बी, है ना, अगर रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस बिकम डबल, अब वोल्टेज सेम पावर, तो P बराबर होता है V स्क्वायर बाय आर। अच्छा, इसको अगर कांस्टेंट रखा जाए, इसको डबल कर दिया तो पावर क्या हो जाएगा? पावर बिकम्स हाफ, पावर आधा हो जाना है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है पार्ट ई, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सेल कॉम्बिनेशन के बेस पर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखो क्या बोलता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज, ईएमएफ कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज को जब पूरा दौड़ाते हैं ना, तो जो वर्क करते हैं वही डिफाइन करता है ईएमएफ को। तो वर्क पर यूनिट चार्ज को में जितना वर्क करना पड़ता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल सेल का कितना होता है? आइडियल सेल का तो जीरो होना चाहिए, यानी कुछ लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आइडियली ये जीरो होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, है ना, ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ, कोई जरूरी नहीं है। ऑलवेज मोर देन ईएमएफ, ईएमएफ से तो खैर ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईएमएफ ही टर्मिनल का सोर्स होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ फोर्स नहीं है, एक तरह से ये भी वोल्टेज ही है, इसलिए इसका भी होता है वोल्ट। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, टोटल ईएमएफ, सीरीज में अगर बैटरी को जोड़ते जाएंगे, बैटरी जोड़ते जाएंगे, तो ईएमएफ बढ़ जाता है, यानी जितना लगाएंगे एन ई टाइम्स हो जाएगा। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा? पैरेलल में तो घट जाएगा, यानी पैरेलल। अच्छा, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, पैरेलल में क्या होगा? तो पैरेलल में करंट कटता है, पैरेलल में करंट कटता है, यानी करंट डिवाइड कर जाता है। What increases when more cells are added in series? What increase कर जाता है जब cells are added in series? जब सेल को किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। तो जब सीरीज में जोड़ा जाता है, ईएमएफ इंक्रीज कर जाता है, ईएमएफ इंक्रीज कर जाता है। व्हाट इंक्रीजेज व्हेन मोर सेल्स आर एडेड इन सीरीज? करंट कैपेसिटी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। अच्छा, जब आप सीरीज में जोड़िएगा ना, सीरीज में जोड़ा जाता है तो सबका वोल्टेज यानी ईएमएफ क्या होता है? बढ़ता है। ये सबका जोड़ के बराबर हो जाता है, ऐड के बराबर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इफ ए सेल हैज ईएमएफ 2 वोल्ट, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1, द टर्मिनल वोल्टेज देन टर्मिनल वोल्टेज विथ 1 करंट एम्पियर। तो देखो ई एम एफ बराबर होता है V प्लस आई आर, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाए, तो ईएमएफ कितना है? 2। अच्छा, वोल्टेज हमको निकालना है। अच्छा, करंट कितना है? 1, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है? 1। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1 ईएमएफ, यानी V का मान 1। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल द ईएमएफ, पैरेलल में ईएमएफ का वैल्यू क्या आता है? पैरेलल में, है ना, पैरेलल में याद रखिए कि वोल्टेज सेम ही रहता है, यानी ईएमएफ ई ही के बराबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज, कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, ऑलवेज तो नहीं होगा। टर्मिनल वोल्टेज नेवर इक्वल्स टू ईएमएफ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ईएमएफ बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर भी, एकदम ये, है ना, ये सही ऑप्शन है। ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज, है ना, ईएमएफ ही सोर्स होता है टर्मिनल का। चलिए पार्ट एफ, पार्ट एफ है किरचॉफ्स बेस्ड। चलिए देखते हैं किरचॉफ्स बेस्ड पर। पहला क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशन बेस्ड है। बोलता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? और ये बहुत बार पूछा गया है जैक बोर्ड में और सीबीएसई में भी।
ठीक है, बोलता है किस पर है, तो ये है ना, कि चार्ज, चार्ज जो होगा ये क्या होगा, कंजर्व करेगा, चार्ज कंजर्व। देखो, ई किरचॉफ सेकेंड लॉ डील्स विथ, किरचॉफ सेकेंड लॉ किस पर डील करता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ डील करता है वोल्टेज इन लूप, यानी एनर्जी कंजर्व रहता है। इसमें याद रखिएगा क्यू कंजर्व होता है चार्ज, और इसमें एनर्जी कंजर्व रहता है। द जंक्शन रूल सेज, जंक्शन रूल कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा, ये बात बोला है। सम ऑफ इंटरिंग करंट इनटू इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। लूप लॉ इज एप्लीकेबल, लूप लॉ किस पर होता है, सिर्फ डीसी के लिए, एसी नहीं, कोई भी क्लोज लूप होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए कि क्लोज होना चाहिए, उस पर ये लागू हो जाता है लूप लॉ यानी सेकेंड लॉ, इसको केवीएल लॉ भी कहा जाता है। Kirchhoff's loop law, EMF is taken. EMF is positive when loop gains positive potential, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी किरचॉफ्स का लूप लॉ में ईएमएफ क्या लिया था, पॉजिटिव लेते हैं जब ये गेन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ यूज्ड इन, ईएमएफ का कहीं भी यूनिट होगा तो वोल्ट ही होना है ना, वोल्ट ही है ये, फोर्स नहीं होता है, ये वोल्ट होता है। What happens if KVL is violated, अगर KVL violated हो जाए, if what happens if KVL violated, KVL violated होने का मतलब है कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व, एनर्जी कंजर्व नहीं है, एनर्जी नॉट कंजर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवीएल में एनर्जी कंजर्व करता है, अगर वायलेशन होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। चलिए, इन अप्लाइंग केवीएल डायरेक्शन ऑफ लूप, है ना, केवीएल लॉ जब लगाया जाता है किसी भी लूप में, है ना, तो इधर लो कि इधर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आर्बिट्रेरी अप्रोच होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज इफ बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब है गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन जीरो, है ना, यही तभी बैलेंस होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी जीरो। किरचॉफ्स लॉ इज, किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल फॉर, किरचॉफ्स लॉ किस पर लागू होता है, तो ये रजिस्टर, जब रजिस्टर्स हो तब, है ना, कॉम्प्लेक्स रजिस्टर का सर्किट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इफ करंट इंटरिंग ए जंक्शन इज 5 और 3 देन लिविंग, 5 आ रहा है 3 आ रहा है तो कुल आएगा 8, तो जाएगा भी कितना, 8, यानी हो गया ऑप्शन, हो गया 8। इन केवीएल, केवीएल में पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इज टेकन, केवीएल में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर क्या लिया जाता है, तो ये लिया जाता है भी, है ना, ये लिया जाता है निगेटिव फॉर करंट फ्लो, निगेटिव फॉर करंट फ्लो, अगर ये और लूप करंट दोनों एक साथ हो तब निगेटिव लेते हैं, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब है कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप का बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट है, लेकिन जैक बोर्ड, पीएसबी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है 1 मार्क्स में। देखो, बोलता है इफ आई इज इक्वल टू 3 यानी 3 एम्पियर, आर बराबर 4 एम्पियर, देन वी इज इक्वल टू व्हाट, ये आसान है, तो वी इज इक्वल टू आप क्या कर दीजिए आई आर, यानी दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई इन दोनों का कर देंगे तो हो जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन वी और आई, यानी वी और आई तीन के बीच होता है ये रिलेशन, तो दो दे दिया तीसरा निकल जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए आप, वी बाय आई निकलेगा, यानी बाय कर देना वोल्टेज को आर से डिवाइड कर देना, तो 10 को जब 2 से डिवाइड किए तो 5 आया, तो आंसर होगा 5। इफ 60 वाट बल्ब वर्क्स फॉर 2 आवर एंड एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, तो यहाँ पर है 60 इंटू टू 120 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ऑफ ए इज द राइट आंसर। इफ आर इज इक्वल टू 2 ओम और आई इज इक्वल टू इतना, तो पावर कंजम्पशन पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू होता है भी इंटू आई। अब यहाँ है आर और आई के टर्म में, तो भी बराबर हम लोग लिख सकते हैं फिर से आई आर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर आर,
अच्छा आई स्क्वायर, अब आई कितना है 25, आर कितना है 2, तो कुल मिला के आएगा कितना 50, है ना 50। तो 50 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ये गलत है, तो यहाँ पर हम इसको कर दे रहे हैं 50, तो 50 वाट के बराबर होगा, है ना। ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर 50 करके या देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 5। इफ v इज इक्वल टू इतना, i इज इक्वल टू आई आर, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा, तो i बराबर कितना निकलेगा v बटा आई निकलेगा। अब v है कितना 6, r कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कितना एम्पियर 2 एम्पियर के बराबर। इफ 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर कितने बराबर होता है, 1 किलो वाट आवर होता है 3.6, जब जूल में कन्वर्ट करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ए हीटर ऑफ 500 वाट रन्स फॉर 4 आवर एनर्जी। तो आप क्या करना है, एनर्जी में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 यानी 2000, कितना हो जाएगा 2000, है ना। और ये हो जाएगा वाट आवर, और 2000 को जब किलो में बदलेंगे तो 2 के लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 किलो वाट आवर, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इफ पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और आई और आर का मान दे दिया, तो यहाँ सिर्फ बैठा देंगे तो पावर नहीं निकल आएगा, तो पावर बराबर कितना आई स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, और आर का मान दिया कितना 10, यानी 10 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। इफ ईएमएफ का वैल्यू 12, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, आई का वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या होता है ई बराबर होता है भी प्लस आई आर, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख दो, एनर्जी कितना है ईएमएफ का, ये है 20 वोल्ट। अच्छा ये भी हमको निकालना है। अच्छा आई इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो यहाँ है 12, यहाँ है 2, इधर जाएगा तो माइनस हो जाना है, तो यानी हो जाएगा 10। चलिए आर बराबर दे दिया है भी बाई आई, और भी इफ आर बराबर इतना, और भी दे दिया आई भी दे दिया, आर पूछ रहा है क्या है, सारा कुछ तो दे दिया है, तो आर निकालना है, भी हमारा दे दिया है 24, और आई दे दिया 4, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पावर कंज्यूम्ड बाय 3 ओम, पावर कंज्यूम्ड बाय 3 एम्पियर इन 2 ओम रजिस्टर, तो पावर बराबर होता है V इंटू आई। अब यहाँ दिया है क्या आई, और यहाँ क्या दिया आर, तो आई और आर के रूप में इसको बदलो, तो V बराबर कितना होता है आई आर, तो यहाँ पर कितना हो गया आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया आर। अब आई स्क्वायर का मतलब यहाँ फिर कितना हो गया आई, आई स्क्वायर आर, तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर। अच्छा आर मतलब 2, तो कितना हो गया 18, यानी हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइम टेकन टू कंज्यूम 3.6 इंटू 10⁻6 एट इतना, है ना। टाइम, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है टू कंज्यूम इतना इन किलो, तो टाइम पावर बराबर क्या होता है W/T, यहाँ ई रख देंगे, यहाँ टाइम, तो इसका वैल्यू दे दिया दिखा देंगे, तो इसका वैल्यू निकल आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आवर। चलिए लास्ट है मिसलेनियस, है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। पार्ट एच, पार्ट एच है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन सीरीज, सीरीज में कौन सा सेम रह जाता है, तो करंट सेम रह जाता है, ऑप्शन बी। विच क्वांटिटी इज सेम इन पैरेलल, पैरेलल में हो जाता है वोल्टेज सेम। ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का होता है ओम, है ना, ओम या ओम मीटर, यानी ओम मीटर। विच मटेरियल हैज लोवेस्ट रजिस्टिविटी, लोवेस्ट रजिस्टिविटी किसका होता है सिल्वर, सिल्वर का रजिस्टिविटी सबसे कम होता है,
इसीलिए सिल्वर का वायर सबसे अच्छा होता है। इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम्स डबल, रेजिस्टेंस बिकम्स क्या हो जाएगा, तो आर तो डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये भी हो जाएगा डबल। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स किस पर, मटेरियल पर, हाँ लेंथ पर, एरिया पर। रेजिस्टेंस तीनों पर करता है, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होगा, तो फिर वही बात है, ई बराबर क्या हो सकता है, पी इंटू टी, यानी पी इंटू टी, है ना, पी इंटू टी, और पी बराबर होता है वी आई टी, तो वी आई टी के बराबर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज इन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, यहाँ है रेजिस्टेंस तो यहाँ हो जाएगा कंडक्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो करंट डेंसिटी का होता है फॉर्मूला जे बराबर आई बाय ए, है ना, यानी क्या होता है, और इसका होता है एम्पियर, ये होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विच लॉ स्टेट्स रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और रिलेशन कौन बनाता है, तो ओम्स लॉ बनाता है। विच फैक्टर्स अफेक्ट्स रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को कौन अफेक्ट, रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर निर्भर करता है ना, विच अफेक्ट्स रजिस्टिविटी, और मटेरियल पर काम करता है कौन, टेम्परेचर, यानी सिर्फ बी, ये रेजिस्टेंस पर काम करेगा, रजिस्टिविटी पर नहीं, ये सब नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेज, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाए तो ये बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूरे टॉपिक का मिसलेनियस, इसको आपको सेल्फ करना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप खुद ही मारना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन चारों में कौन सा है, V इक्वल टू आई आर, आप देख लीजिए, V इक्वल टू आई आर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इसका तो ओम मीटर, है ना। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो आर बराबर आर वन प्लस आर टू। ए 100 वाट बल्ब पावर फॉर कितना, यानी पावर कितना दे दिया है, पावर तो दे दिया है 100 वाट। अच्छा, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 आवर। अब है कि पावर तब कितना होगा, तो पावर दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। अच्छा, अब यहाँ कितना होगा, 100 वाट आवर होगा, और 100 को ही 1 किलो कहते हैं, तो ये हो गया 1 किलो वाट आवर। करंट डेंसिटी फॉर्मूला, तो करंट डेंसिटी फॉर्मूला होता है जे बराबर आई बाय ए, यानी आई बाय ए। ए वायर ऑफ 4 ओम इज डबल इन लेंथ, एक वायर का, एक वायर है जो 4 ओम का है, तो उसका लेंथ क्या कर दिया है, बड़ा, तो फिर न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वायर अगर डबल कर दिया गया है तो वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 8 ओम हो जाएगा। कंडक्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ए एन सी है लास्ट में, तो इसका भी होगा रजिस्टेंस, है ना, कंडक्टिविटी का रजिस्टिविटी, पकड़ लीजिए बात को। पावर इज गिवन बाय, पावर होता है वी आई, जब वी आई को आप बदलेंगे आई आर के, आई आर स्क्वायर भी हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। विच फैक्टर अफेक्ट्स रेजिस्टेंस बट नॉट रजिस्टिविटी, कौन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है लेकिन रजिस्टिविटी को नहीं करता है, रेजिस्टेंस को लेंथ भी कर जाएगा, एरिया भी कर जाएगा, है ना, दोनों करेगा, लेकिन रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन इज द सी इज द राइट ऑप्शन। टर्मिनल वोल्टेज और ये दोनों कब बराबर होता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0 के बराबर हो गया, आर बराबर 0। पावर कंज्यूम्ड 5 ओम और 2 एम्पियर पर कितना होगा, तो पावर बराबर होता है V इंटू आई। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है फिर कितना, रजिस्टर दे दिया है, रेजिस्टेंस, ये किस पर दे दिया है, करंट, तो V आई और R के रूप में इसको देखने की जरूरत है, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर। अब यहाँ से कितना होता है, ये होता है आई स्क्वायर और आर। अच्छा, आर, आई का मान कितना है 2,
2 का स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज ओबेज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का कौन पालन करता है, तो ओम्स लॉ का करता है ओमिक, ओमिक मटेरियल, और ओमिक मटेरियल होता है कॉपर का वायर। चलिए, उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और सारा एमसीक्यूज आप कर पाएंगे। ये जैक सीबीएसई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, और बीएसईबी के लिए है ना, बिहार बोर्ड के लिए सारा एमसीक्यूज आप कर लीजिएगा। एक भी आपका एमसीक्यू एग्जाम में नहीं छूटेगा, और जिसका एमसीक्यू सही गया उसका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।